तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स जो वर्ड है, बायो का मतलब होता है लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कह रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। और ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ह्यूमन की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और आप जानते हैं ये प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, आपने इनके एटलीस्ट नेम तो सुन रखे हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इन्हीं में एक सबसे फर्स्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये मैं पहले बेसिक सी बात बता देता हूँ। जैसे आपने डीएनए आरएनए सुन रखा है, ये नाम ज़रूर सुना होगा कि डीएनए आरएनए। तो वो जो डीएनए आरएनए होते हैं बेसिकली वही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले कुछ और बेसिक बातें बताता हूँ न्यूक्लिक एसिड को लेकर कि होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि एक जनरेशन से जब हम दूसरी जनरेशन पे जाते हैं तो दो डिफरेंट जनरेशन्स के बीच में कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस ज़रूर होती हैं। यानी जैसे अगर हम फैमिलीज़ में भी देखें तो जैसे दादाजी और जो उनके फादर होते हैं उनके बीच में कुछ रिजेम्बलेंस आते हैं। यानी पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में कुछ रिजेम्बलेंस आती हैं, चाहे वो फेसेस को लेकर हो, चाहे वो कलर को लेकर हो, चाहे वो आवाज़ को लेकर हो। तो उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। यहाँ पे ध्यान देना, ये लिखा हुआ है, एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मैनी वेज। एंसेस्टर्स होते हैं अपने पूर्वज। तो हर जनरेशन जो होती है कहता वो अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे रिजेंबल करती है। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये हेरिडिटी है, इसको चेक कर लेना। ये HEREDITY और वाई, ये हेरिडिटी लिखना है आपने। ये यहाँ पे एच कर देना है, इसको HEREDITY। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये अगेन यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हेरिडिटी होगा HEREDITY, इस तरह से लिखना आप, ये हेरिडिटी कर लेना। तो वही ये कह रहा है कि जो मैं आपसे बात कर रहा था ऊपर कि एक जनरेशन से जब हम दूसरी जनरेशन पे जाते हैं तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो रिजेम्बलेंस आती हैं उनको कहते हैं हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी जो है, कहता इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसने कहा कि जो पार्टिकल जो न्यूक्लियस ऑफ सेल में जो प्रेजेंट होता है, जिसकी रेस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, उस पार्टिकल को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो मेन बात ये आ गई, कहता है कि वो जो हम ऊपर बात कर रहे हैं हेरिडिटी की, हेरिडिटी मतलब जो कॉमन फीचर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या है? तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो क्रोमोसोम दो चीज़ों के बने होते हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। अब इसी यूनिट में आप प्रोटीन्स के बारे में भी स्टडी करोगे लेटर ऑन, लेकिन इज एट दिस मोमेंट वी आर मेनली स्टडिंग न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये टू टाइप्स के हो जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी से आ गया डी ऑक्सी और राइबो, और एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक और ए से एसिड। जबकि आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये एक वर्ड जो है डी ऑक्सी जो लग गया, इसको आगे आपने यूज़ भी करना है स्ट्रक्चर बनाते टाइम। बेसिकली हुआ क्या कि डीएनए में डीऑक्सी लग गया, इसका मतलब उसमें एक जगह पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा। तो चलिए वो आगे देखते हैं। फुल फॉर्म्स आपने इनकी याद रखनी है। अच्छा, अब सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है केमिकली, यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। कहता किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। अब पॉलीमर का मतलब आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा। तो पॉलीमर का मतलब क्या हुआ? हम एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जॉइन करेंगे, इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, फिर दूसरा तीसरे से, और ऐसे जब आगे कंटिन्यू चलता जाएगा तो वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। लेकिन चलिए, हमने ये तो कह दिया कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। लेकिन अब हमें ये न्यूक्लियोटाइड टर्म का तो पता ही नहीं है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसका मेन मोटिव होगा इस टर्म को सीखना। किसको? न्यूक्लियोटाइड्स को। तो देखिए,
नेक्स्ट हमारे पास इसी टर्म को, न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए ही ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ, वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोजिशन मतलब ये है कि वो पता लगाना चाहता है कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं, यानी डीएनए आरएनए जो हैं, वो बने किस किस चीज़ के हैं, किनको मिलाकर वो न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब पता लगाना कि ये चीज़ यानी न्यूक्लिक एसिड जो है ये किन किन चीज़ों से बने हुए हैं। तो देखिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब न्यूक्लिक एसिड लिया और उसको पूरी तरह से वाटर में तोड़ दिया, वाटर से रिएक्ट करी और वो पूरी तरह से वाटर में तोड़ दिया गया। तो कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर करें तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी। सबसे पहले कहता है पेंटोज शुगर बनेगा। पेंटोज शुगर हमारे पास ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली। और पेंटोज वर्ड PENT, पेंट वर्ड का मीनिंग ये है कि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो चलिए आगे स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है। अच्छा, दूसरा सब्सटेंस क्या मिला? फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4। और तीसरा जो सब्सटेंस हमें मिला वो मिला नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नोन एज बेसिस। तो तीसरा सब्सटेंस जो था उनको हम कहते हैं बेसिस। और तो ये तीन चीज़ें मिली, ये आपने ध्यान रखना है कि डीएनए आरएनए की यानी न्यूक्लिक एसिड्स की हाइड्रोलिसिस करने से हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या? पेंटोज शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और दूसरे नंबर पे हमें मिलता है फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4, और तीसरे हमें मिले बेसिस नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और हिट्रो का मतलब ये हुआ कि जो साइकिल होगी, साइक्लिक कंपाउंड तो होंगे ये, पर साइकिल में सिर्फ कार्बन 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 नहीं होंगे, बीच में कोई और एटम भी आ जाएगा जैसे कि नाइट्रोजन। तो इस तरह के ये, क्योंकि ये साइक्लिक तो होंगे पर सिर्फ कार्बन नहीं होगा, तो इसीलिए हमने इनको क्या कह दिया, हिट्रोसाइक्लिक। अगर सिर्फ कार्बन होता तो हम कहते होमोसाइक्लिक। तो ये हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको सिंपली हम क्या कहते हैं, बेसिस। अच्छा, तो अब जैसे ऊपर बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स की जब हाइड्रोलिसिस की तो सब हमें तीन चीज़ें मिली, पेंटोज शुगर मिली, फॉस्फोरिक एसिड और बेसिस मिले। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है पेंटोज शुगर की, वो जो कार्बोहाइड्रेट या पेंटोज शुगर कह रहा है वो क्या है। तो देखिए, और ये इम्पॉर्टेंट है, डीएनए डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसका नाम है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझना है आपने। डीएनए में कौन है पेंटोज शुगर? डीएनए में है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, ये है पेंटोज शुगर। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना 2 डीऑक्सी, यानी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं लगाना है। तो अब इसको बनाना कैसे है वो ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, बीच में O लगा दो और इस तरह से 5 मेंबर रिंग बना देनी है, इस तरह से जैसे मैंने बना दी। फिर ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फिफ्थ यहीं पे होगी, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो जो फर्स्ट पोजीशन होगी, इस तरह से आपने एक बॉन्ड बनानी है यहाँ पे। फर्स्ट पोजीशन पे क्या करना है, यहाँ पे OH लिख दिया आपने, और यहाँ पे लिख देना है H, इस तरह से। अब क्योंकि ये तो फर्स्ट थी और ये कौन सी पोजीशन आ गई, ये आ गई सेकंड। सेकंड पोजीशन पे क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये क्या लिखा है 2 डीऑक्सी, यानी सेकंड पे ऑक्सीजन नहीं लगाना है। तो आपने क्या करना है, इस पे H और H लिखना है, यानी ऑक्सीजन नहीं लगाना है। अच्छा, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आएगा H और OH, इस तरह से लिखना है। और ये जो लास्ट होगा, अब यहाँ पे ना मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपने डीएनए आरएनए का जब स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के आमने और सामने जो आएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन वाले ग्रुप लिखने हैं, और नीचे की तरफ अगर उससे ऑक्सीजन से नीचे की तरफ पोजीशन है तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप नीचे आएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले O बनाओ, फिर इस तरह से 5 मेंबर रिंग बनाना, प्रैक्टिस करना है इसकी अपने आप नोटबुक में। और ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास मैंने कहा ऑक्सीजन के ऊपर ऊपर की तरफ जो इस तरह से ऊपर की तरफ जो पोजीशंस आएंगी उन पे OH लिखना है यहाँ पे। तो ये H आ गया सेकंड, क्योंकि 2 डीऑक्सी था यानी सेकंड पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ये H और H आ गया। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड पे हमारे पास आएगा H और OH। ये मैं कह रहा हूँ बेटा कि अगर इन पोजीशंस पे ऑक्सीजन आना है तो वो नीचे लगाना, और इन पोजीशंस पे यानी ऑक्सीजन के आमने सामने ऑक्सीजन लगाना तो वो ऊपर आएगा। तो ये थर्ड पोजीशन आ गई। अब ये फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन पे ये फिफ्थ कार्बन होता है CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन होता है, ये फिफ्थ है, और यहाँ पे आ जाएगा H। इस तरह से बनाना है आपने, तो ये ध्यान देना।
तो ये बनाई हुई है हमने, ये फर्स्ट कार्बन आ गया OH और H। सेकंड पे क्योंकि 2 डीऑक्सी था तो सिर्फ H और H, और थर्ड पे H और OH। ये फोर्थ कार्बन है, ये वाला जो है ये फोर्थ कार्बन है, ये आ गया H, और ये फिफ्थ कार्बन है, ये CH2OH वाला C जो है ये फिफ्थ कार्बन है। तो इस तरह से बनाना। मेन बात जो मैंने बताई वो ध्यान रखना कि आपने क्या ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाले ग्रुप होंगे ऑक्सीजन वहाँ आएगा, और अगर इन पोजीशंस पे ऑक्सीजन लगाना होगा तो वो नीचे की तरफ लगाना है, जैसे यहाँ पे। तो ये है। अच्छा, आरएनए की बात करते हैं। तो आरएनए में पेंटोज शुगर कौन है? बीटा डी राइबोज है। डीएनए में कौन सी थी? बीटा डी 2 डीऑक्सी। तो अब कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 2 डीऑक्सी का फ़र्क है, यानी वही काम करना। देखो, पहले तो साइक्लिक रिंग बना लेना, सेम इस तरह से साइक्लिक रिंग बनाना। और अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ ऊपर होता है। अब फिर से वैसे ही चीज़ जैसे मैंने बताया, ये ऊपर वाली पोजीशन है तो ऑक्सीजन ऊपर आएंगे, जैसे यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा H। अब ये फर्स्ट कार्बन तो हो गया। अब सेकंड, सेकंड में यहाँ पे 2 डीऑक्सी नहीं है, वो तो डीएनए में था। तो यहाँ पे ऑक्सी, इसका मतलब डीएनए में क्योंकि 2 डीऑक्सी होता है तो इसलिए सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं आया था, लेकिन आरएनए में तो आएगा। तो आरएनए में होगा H और OH। और ये फिर वही चीज़ मैंने जो कही कि इन दो पोजीशंस पे जब ऑक्सीजन लगाओगे, इन दो पोजीशंस पे वो नीचे को लगाना। तो अगेन यहाँ पे भी H और OH आ जाएगा, और यहाँ पे सेम CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा। तो इस तरह से आपने ये आरएनए के लिए पेंटोज शुगर बनानी है। इसका नाम हो गया बीटा डी राइबोज। एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो OH और H, और HOH आ गया, HOH आ गया, और यहाँ पे आ गया CH2OH ऊपर और H नीचे। तो ये खुद बनाकर प्रैक्टिस करोगे फिर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे इसने कहा कि देखो 3 चीज़ें मिली थी डीएनए आरएनए की हाइड्रोलिसिस से, ये ऊपर पढ़ा था हमने ये। तो केमिकल कंपो ये लिखा है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 3 चीज़ें मिली थी, कौन कौन सी? पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड और बेसिस। अब पेंटोज शुगर तो हमें पता लग गया कौन कौन से हैं। डीएनए में है 2 डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में है बीटा डी राइबोज। और उनके स्ट्रक्चर बनाना आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने बता दिया किस तरह से। फॉस्फोरिक एसिड का तो हमें पता ही है क्या होता है, H3PO4। लेकिन ये बेसिस क्या है? तो अब बेसिस पे आ जाते हैं। तो इसने कहा कि डीएनए की बात की पहले, कि डीएनए की हाइड्रोलिसिस से, ये देखिए, डीएनए की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास 4 बेसिस मिले। कौन कौन से? एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन। ये 4 बेसिस हैं। इनका सिंबल कैपिटल लिख देना होता है, जैसे एडिनिन का A आ गया, साइटोसिन का C आ गया, गुआनिन का G आ गया, और थाइमीन का सिंबल लिख लेना, थाइमीन का कैपिटल T कर देना है। ये सिंबल आ गया थाइमीन का। तो इस तरह से ये 4 बेसिस आ गए डीएनए से। कौन कौन? एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन। ACGT ऐसे याद रख सकते हो, अल्फ़ाबेटिकली बताए हुए मैंने, पहले A आता है, फिर C, फिर G, फिर T। तो ये आ गए डीएनए के बेसिस। अच्छा, अब आरएनए के बेसिस पे ध्यान दो। देखो, आरएनए के बेसिस कौन कौन आए? आरएनए के बेसिस आए एडिनिन, ये उधर भी था, साइटोसिन ये उधर भी था, गुआनिन ये उधर भी था। अब ये जो आपको दिख नहीं रहा, ये मैं बता देता हूँ, ये नया है। ये 3 तो कॉमन है, देखो ACG डीएनए में भी थे। ये नया है, ये है यूरासिल, यानी URACIL। और इसका सिंबल क्या लिखना है आपने? सिंबल इसका लिख देना यू सिंबल लिखना है इसका, कैपिटल यू। तो ये है यूरासिल, इसको लिख लेना ठीक से। क्या है यूरासिल? URACIL, और सिंबल कैपिटल U कर देना। तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं। देखो दोनों को, देखो बेसिस में डीएनए में कौन है बेस? डीएनए में आ गया एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन। और आरएनए में कौन कौन आ गए? एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरासिल। तो अब ये देखो ACG, ये तो सेम है। तो इसका मतलब डीएनए आरएनए में दोनों में 3 बेसिस तो सेम होते हैं। कौन कौन से? A, C और G। लास्ट का बदलता है, डीएनए में तो आता है T, और आरएनए में कौन आ जाता है? U। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। और इसमें एक और मैं ऐसे ट्रिक भी है, समझ सकते हो, कि जैसे डीएनए में T आया, अब T के बाद क्या आता है? U। तो ABCD की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स की। तो क्योंकि डीएनए में T आ गया, तो अब आरएनए में कौन याद रखना है? तो अगर भूल जाओ तो इस तरह से माइंड में सेट करो अपने, कि T के अगला आ रहा है, T हट जाएगा तो T से अगला आ जाएगा, T से अगला मतलब U आ जाएगा, U से यूरासिल। तो इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हमें देखो तीन चीज़ें पता लग गई। मैं एक बार ये देखो यहाँ पे इस टॉपिक को एक बार फिर से देखो। तीन चीज़ें बोली थी इसने कि डीएनए आरएनए में यानी न्यूक्लिक एसिड में तीन चीज़ें होती हैं। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर आपको डीएनए में कौन सी है, आरएनए में कौन सी है। डीएनए में बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज है, इसका स्ट्रक्चर। आरएनए में बीटा डी राइबोज थी, इसका स्ट्रक्चर। ये आना चाहिए आपको। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा बेसिस। बेसिस डीएनए में कौन कौन है और आरएनए में कौन कौन है, ये याद रखने हैं आपने। मेन बात आ गई बेटा पेंटोज शुगर दोनों का और बेसिस दोनों के, ये ध्यान रखने हैं। अच्छा आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि अब हमें पता तो लग गया कि डीएनए आरएनए जो थे वो तीन चीज़ों से बनते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेस। लेकिन अब वो आपस में जुड़े कैसे होते हैं वो चीज़ पता लगानी है, तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर पे आ गए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बताया गया, एक वर्ड आता है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड वर्ड आपने सीखना है सबसे पहले। तो अब ये जो न्यूक्लियोसाइड वर्ड है ये क्या होता है, ये है यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल इजी है। क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो, जो पेंटोज शुगर है ना उसकी वन डैश मतलब वन पोजीशन जो है उसी के लिए कह रहा है। तो जो वन डैश पोजीशन है उस पे पेंटोज शुगर की वन डैश पोजीशन पे अगर बेस को लगा दोगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। जैसे देखो इन्होंने बनाया न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, तो न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए ये रहा। अब ये बना दिया देखो न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले पेंटोज शुगर बना दी। ये देखो ऑक्सीजन सेम उसी तरह से जैसे मैंने पहले भी बताया। आपने क्या किया, इस तरह से देखो मैं बनाकर भी बताता हूँ आपको। तो आपने न्यूक्लियोसाइड बनाना है, सेम पहले क्या करो, आप ऑक्सीजन बना दो और 5 मेंबर रिंग बना दो इस तरह से। फिर क्या करो, क्योंकि अब आपको क्या बनाना है, ये फर्स्ट पोजीशन है। अब हमने कहा हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना है, और न्यूक्लियोसाइड में क्या कहा इसने कि वन पे बेस जोड़ दो। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखते थे आप, एच और ओ एच करते थे ना। तो अब ये जहाँ पे एच लिखते थे यहाँ पे बेस लिख दो, BASC स्पेलिंग लिखनी है बस आपने। और हमारे पास ये जो पोजीशन है, अब अब हमारे पास इस पोजीशन पे तो आ गया बेस। ये देखिए ये रहा बेस आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, एच, क्योंकि ऊपर क्या होता था, OH होता था ना, ऊपर OH चला गया और एच आ गया। और सेकंड पोजीशन डीएनए की एच और एच सेम आ गया। थर्ड सेम आ गई एच और OH। और ये फोर्थ और फिफ्थ भी देखो सेम आ गई, CH2OH और एच। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ जो पेंटोज शुगर है उसकी वन डैश पोजीशन पे जो OH होता था उसको हटा दो और बेस को रख दो। तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए। अब इसी तरह से आरएनए का देख लो, न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो सबसे पहले तो पेंटोज शुगर बना लो। देखिए इस तरह से पेंटोज शुगर बना लो इस तरह से। और ये फर्स्ट पोजीशन होती थी, अब मैंने क्या कहा है, फर्स्ट पे आ गया बेस, तो यहाँ पे बेस आ जाएगा। और ऊपर OH होता था नीचे H, तो यहाँ पे H सेम आ गया। अच्छा सेकंड पोजीशन है, अब ध्यान देना मैं किसकी बना रहा हूँ, मैं आरएनए की बना रहा हूँ। तो अगर मैं आरएनए की बना रहा हूँ तो डीएनए में तो होता है 2 डीऑक्सी, यानी सेकंड जो पोजीशन होती है उस पर ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन यहाँ तो होता है। और कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ये सेकंड पे तो सेम आ जाएगा H और OH। थर्ड फिर H और OH आ जाएगा। और फोर्थ फिफ्थ फिर सेम आ जाएगी, ऊपर क्या आएगा, CH2OH ग्रुप और नीचे H। तो इसी तरह से देख लो ये बनाया हुआ है हमने, ये रहा। तो बेस आ गया फर्स्ट पे H, और सेकंड सेम रही HOH, थर्ड भी सेम रही HOH, और ये सेम ये भी CH2OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ, ये आ गया। तो ये अब बन गए न्यूक्लियोसाइड। एक बार इसको देख लो ध्यान से, क्या कहा हमने, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाने हैं, जो पेंटोज शुगर बनाया उसके वन पे बेस रख दो। देखो अगर आपको पेंटोज शुगर बनाने आ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड भी बना लोगे, सिंपल बात ये है। क्योंकि पेंटोज शुगर जैसा का जैसा है बिल्कुल सेम उठा के वैसे ही रखना है। बस आपने जो फर्स्ट पोजीशन पे जो OH होता था उसको हटा के बेस रख देना है, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं है। तो आगे देखिए, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5 डैश पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर देन न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्योंकि शुरू में मैं एक बार दिखा भी देता हूँ पीछे जाके। शुरू में हमने ये कहा था
कि डीएनए आरएनए हैं क्या। ये देखो, हमने कहा कि डीएनए आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो ये न्यूक्लियोटाइड वर्ड जो था ये पता करना था ये क्या चीज़ है, और इसी को पता करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। क्या क्या, मैं एक बार रिपीट करता हूँ जल्दी से। हमने कहा कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से 3 चीज़ें मिली, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, बेसिस। पेंटोज शुगर डीएनए में कौन था, बीटा टी 2 डीऑक्सी राइबोज। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना कि 2 डीऑक्सी, 2 डीऑक्सी मतलब सेकंड में ओ नहीं आएगा। और आरएनए में कौन था पेंटोज शुगर, बीटा डी राइबोज इसका स्ट्रक्चर। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। बेसिस पे आ जाओ, बेसिस डीएनए से 4 मिले ACGT, सॉरी डीएनए से 4 बेसिस मिले ACGT, और आरएनए से भी ACG तो सेम रहे, टी बदल कर क्या बन गया, यू बन गया। तो ये ध्यान रखना है। और फिर इसने क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, पेंटोज शुगर बनाओ और 1 पे बेस रख दो तो वो बन गया न्यूक्लियोसाइड। सेम डीएनए में और आरएनए में भी। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि कहता है ये जो न्यूक्लियोसाइड बन गया, अगर फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ दो किस पोजीशन पे, 5' पे, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और पीछे हमने वही कहा है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, यानी डीएनए और आरएनए। तो देखो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहा, न्यूक्लियोसाइड जो ऊपर बनाया उसके 5' पे जोड़ दो। 5' पे किसको जोड़ दो, फॉस्फोरिक एसिड को, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है। इनकी डेफिनेशंस स्पेसिफिक भी आ जाती हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड पूछेगा तो आपने ये बताना है कि कहाँ 1' पे पेंटोज शुगर की 1' पे बेस को जोड़ दिया तो वो बन गया न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन आती है तो आपने ये बतानी है कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड की जब बनानी है तो न्यूक्लियोसाइड बताना पड़ेगा आपको। तो आपने बताना है कि न्यूक्लियोसाइड की जो 5' पोजीशन है उस पर फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ दो तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पर उससे पहले आपको फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, H3PO4। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब आपने इसको डीएनए आरएनए में यूज़ करते हैं ना, ये एच नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये एच जो होते हैं ये तो चले, ये बेसिकली वाटर से मिले थे। हमने पीछे क्या कहा था कि हाइड्रोलिसिस करी तो 3 चीज़ें मिली, 3 में से एक ये फॉस्फोरिक एसिड थी। तो वो जो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, तो ये एच वाटर के थे। तो बेसिकली डीएनए आरएनए में जब यूज़ करोगे तो आपने एच नहीं लिखने हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो न्यूक्लियोटाइड बनाया डीएनए का, बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है, सेम पेंटोज शुगर बना दो। अब 1 पे बेस जोड़ना है, एच आ गया, क्योंकि डीएनए है तो दोनों पोजीशन पे एच एच रहेगा, सेकंड पे थर्ड सेम आ गई एच और ओ एच। और अब ये लास्ट पोजीशन देखो, न्यूक्लियोटाइड में ऊपर क्या कहा आपने, ऊपर कहा न्यूक्लियोटाइड में कि आपने 5' पे जोड़ना है किसको, फॉस्फोरिक एसिड को। तो 5' पे कौन था, CH2OH। तो सेम जैसे बेस जब जोड़ा था हमने तो यहाँ पे OH होता था वो हटा दिया, सेम वही चीज़ जब 5' पे होता था CH2OH, तो जब जोड़ना है तो OH हटा दिया और ये फॉस्फेट यूनिट लगा दो, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड किसका, डीएनए का। सेम इसी तरह से आरएनए का कर सकते हो आप। आरएनए में भी आपने क्या करना है, ये पेंटोज शुगर बना दो, पेंटोज शुगर के बाद ये बेस लगा दो, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। और ये CH2OH होता था तो OH हटा दिया यहाँ से और ये फॉस्फेट यूनिट जोड़ दी, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। तो इस तरह से आपने न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं।